गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज सुबह का बॉडी वेट 70.15 था। पिछले वीडियो के आखिरी दिन पे हमारा बॉडी वेट 70 से नीचे डिप होके 69 वाली टेरिटरी में पहुंचा था। पर जब तक वो वेट मैं हर दिन 7 दिनों के लिए रिपीट नहीं कर सकता, तब तक मैं फुल्ली नहीं मानूंगा कि हम अभी 70 kgs के नीचे डिप हुए हैं। तो मेरे दिमाग में प्रॉपर फ्री की कंडीशन 24/7 मेंटेन करने के लिए अभी भी थोड़ा सा समय है। मे बी अगले हफ्ते के स्टार्टिंग तक हम हमेशा 69 या 68 इस रेंज में हमारे फिजिक को मेंटेन करेंगे। यार तो मैं मार्टिन गैरिक्स का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। फन फैक्ट, पर मेरा जो पहला कॉन्सर्ट था वो एक मार्टिन गैरिक्स कॉन्सर्ट था। ये है 2016 में, जब सनबर्न अरीना, मेन वाला सनबर्न नहीं जो हर साल गोवा में होता है, पर सनबर्न के जो छोटे छोटे कॉन्सर्ट होते हैं जो मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली ऐसे सिटीज में होते हैं, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ। तो यार 2016 में मार्टिन गैरिक्स ने अपनी इंडिया टूर अनाउंस की थी सनबर्न अरीना के थ्रू, और उस टाइम पे जो भी सिटी लिस्ट थी उसमें पुणे नहीं था। सबसे पास वाली सिटी जहां पर जाके मैं मार्टिन गैरिक्स को लाइव देख सकता था वो थी मुंबई। अब इशू ये था कि 2016 में मैं 16 साल का था और मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक और मार्टिन गैरिक्स को कोई इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था। उस टाइम पे मैं खुद म्यूजिक प्रोड्यूस करता था। FL स्टूडियो नाम का एक एप्लीकेशन था जो मेरे पास अपने डेस्कटॉप पे था, इसीलिए मैं इन सारे EDM आर्टिस्ट को बहुत क्लोजली फॉलो करता था और बहुत क्लोजली आइडलाइज करता था। इसीलिए जब उसने वो इंडिया टूर अनाउंस की, मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो मुझे वहां पर जाना है। मैंने पेरेंट्स को पूछा, उन्होंने नहीं बोला क्योंकि मैं 16 साल का था, पर बहुत कन्विंस करने के बाद मैंने उनको कहा कि मैं जाऊंगा अकेले, आप मुझे बस ट्रेन में बिठा दो, क्योंकि वो मेरी पहली सोलो ट्रिप थी इन अ वे। उन्होंने मुझे स्टेशन पे बिठाया। मुंबई में रिश्तेदार रहता है, उन्होंने मुझे वहां से पिकअप किया और वेन्यू तक छोड़ा, और वो मेरे जिंदगी का पहला कॉन्सर्ट था। मैं अकेले गया था। पूरी पुणे टू मुंबई सोलो ट्रिप भी अकेले की थी, पर वो मेरे लिए एक बहुत कूल मोमेंट है। 2016 से आज तक मार्टिन गैरिक्स जब भी इंडिया आया है, मैंने उसकी एक भी टूर मिस नहीं किया है। मैं अभी उसको इतना क्लोजली फॉलो नहीं करता जितना मैं पहले करता था, पर मैं खुद को उन टॉप 1% फैंस में अभी भी कंसिडर करूंगा। 2025 होली के दिन पे मार्टिन गैरिक्स DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में उसका पहला स्टेडियम शो करने वाला है, जिसके टिकट्स कल लाइव गए और मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस की। अब आई एम होपिंग कि ये कोल्ड प्ले जैसा सीन नहीं है और बुक माई शो पे ऑलरेडी सोल्ड आउट नहीं दिखा रहा है, पर अगर टिकट्स अवेलेबल होंगे तो मुझे वहां पर जाना है। मार्टिन गैरिक्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट होली। ओके, टिकट्स अवेलेबल तो दिखा रहा है, बुक पे क्लिक किया, ओके टिकट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या बस अपने दोस्तों को पूछना है कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। और DY पाटिल स्टेडियम अच्छा है क्योंकि वो मुंबई में नहीं है, वो टेक्निकली नवी मुंबई एरिया में आता है। सो हमारा एक या हमारे मे बी 2 घंटे बचेंगे। पुणे से मुंबई जब आप जाते हो तो एक्सप्रेसवे पे ही ये स्टेडियम लगता है, तो काफी कन्वीनियंट होगा। ओके, ऑलमोस्ट सारे टिकट्स अवेलेबल है, ठीक है। आई डोंट थिंक ये अभी के अभी सोल्ड आउट होने वाले हैं, इसीलिए जब हम जिम से वापस आएंगे तब हम यहाँ पर बैठ के इन टिकट्स को बुक करेंगे। चेक दिस आउट, कल रात को सनसेट होने के बाद हम वापस एक रन पे गए थे। ये हमारा इस हफ्ते का तीसरा रन है और हमारे 18,549 स्टेप्स कंप्लीट हुए। हाउएवर मुझे कल के रन में याद आया कि अब विंटर अच्छे से चालू हुआ है, इसीलिए भागते वक्त अपने अपर बॉडी को और अपने कानों को थोड़ा सा सेफ और सिक्योर रखने के लिए मुझे एक स्वेटशर्ट और एक बीनी ये पहनना चाहिए, क्योंकि आज सुबह उठने के बाद जब आप फुल्ली बीमार नहीं होते पर आपको गले में एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगर तूने खुद का ध्यान नहीं रखा तो कुछ होने वाला है। वो जो नोटिफिकेशन था वो मुझे आज सुबह आया और मुझे कोई चांस नहीं लेना है। अभी ट्रेनिंग इतना मस्त चल रहा है, हमारा न्यूट्रिशन इतना मस्त चल रहा है कि इस मोमेंटम को रोकने के लिए अगर मैं अपने साइड से कोई प्रिकॉशन ले सकता हूँ तो वो प्रिकॉशन मैं फुल्ली लूंगा। Here we go. गुड मॉर्निंग। मसल ब्लेज के कंप्रेशन टी शर्ट में क्विक ड्राई टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ ब्रीदेबल फैब्रिक होने की वजह से इट कीप्स मी फीलिंग फ्रेश ड्यूरिंग इंटेंस वर्कआउट्स। इस सुपरमैन ब्लू कंप्रेशन टी शर्ट को चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। आज जिम आने के लिए मैं 2 रीजंस के लिए एक्साइटेड था। सबसे पहले पुश डे है, चेस्ट ट्रेन करते वक्त किसको एक्साइटमेंट नहीं आती। सेकेंडली हमने 3 हफ्ते पहले जॉइंट्स को ब्रेक देने के लिए हाई रेप रेंज वाली ट्रेनिंग चालू की थी। उस डिसीजन की वजह से जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज को एक बहुत अच्छा ब्रेक मिला है। मैं आपको एक बहुत अच्छी एनालॉजी देता हूँ। अगर आप एक बाइक को 10 या 11 महीनों के लिए बैक टू बैक चलाओगे तो इवेंचुअली आपको मशीन के थोड़े थोड़े पार्ट्स में फॉल्ट्स नज़र आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है। फिर आप वो बाइक सर्विसिंग के लिए दोगे। सर्विसिंग से जब बाइक और कार वापस आती है तो कितना अच्छा लगता है। अभी मुझे वैसे लग रहा है, मेरे बॉडी में हेड टू टो किसी भी जॉइंट में पेन नोटिस नहीं हो रहा है और सारे कनेक्टिव टिश्यूज अच्छे से हील्ड है।
अब हम वापस हमारे अच्छे 40 to 60 सेकेंड वाली ट्रेनिंग विथ स्लो इसेंट्रिक्स लगाएंगे। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। 3 हफ्ते ऐसे लगे कि फॉरएवर था, बट लेट्स गेट इट। गुड रेप्स ओनली। Good reps only. Not done yet. एक और। Let's go. मुझे अभी बहुत खुद की तरह लग रहा है इस टाइप का सेट लगाने की वजह से। लेट्स गो। अभी ये वर्कआउट चालू हुआ है, अच्छे वाइब्स है। गुड रेप्स ओनली। इजी। इजी। एक और। Not done yet. एक और। एक और। कल जब मैं रन पे गया था, मुझे एक सब्सक्राइबर मिले। वो सब्सक्राइबर 120 kg थे और उनको वेट लॉस करना था एज बैडली एज मुझे अभी वेट लॉस करना है। उनका ये मेन गोल था कि उन्हें वेट घटा के मसल मास बिल्ड करना है, और वो इस बात से बहुत डीमोटिवेटेड थे कि वो 120 kg है। फिर मैंने उनके साथ एक 5 to 10 मिनट कॉन्वर्सेशन किया और उनको और उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव में डाली। मेरा उनको सबसे बड़ा पीस ऑफ एडवाइस ये था कि वेट लॉस को, अपने एंड गोल को इतना ज़्यादा विजुअलाइज मत करो, बिकॉज जब आप 120 kgs के होते हो और अगर आपका एंड गोल 70 kgs है तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होता है। अगर आपको 50 kgs वज़न कम करना है तो उसके लिए बहुत सारे महीने लग सकते हैं। इंस्टेड मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला मैक्स टू मैक्स मंथ बाय मंथ बेसिस पे वेट लॉस को विजुअलाइज करो और फिर उसे वीक बाय वीक और डे बाय डे ऐसे ब्रेक डाउन करो। और ये चीज़ किसी भी व्यक्ति को अप्लाई करती है, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं अभी 10% बॉडी फैट पे हूँ और अगर मुझे 6% बॉडी फैट पे जाना है तो वो सोच मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्कैरी है। 6% बॉडी फैट तक पहुँचने के लिए मे बी और 3 महीने लगेंगे और वो एक बहुत ही स्कैरी रास्ता है। अगर मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो होगा तो आई डोंट थिंक मैं डे बाय डे और मंथ बाय मंथ इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगा। इंस्टेड मैं खुद के लिए क्या सिस्टम फिगर आउट करता हूँ। ओके, अगर आज सुबह मेरा बॉडी वेट 70 kg है और पिछले कुछ हफ्तों के लिए 70 kg रहा है तो मुझे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ 1 kg वज़न कम करना है और 69 kg बॉडी वेट पर पहुँचना है। इस बड़े गोल को बेबी स्टेप्स में ब्रेक डाउन करने से आप इस पूरे डरावनी जर्नी को थोड़ा सा कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो। सेम चीज़ उस 120 kg के सब्सक्राइबर को मैंने कही, बोला कि ओके आज तेरा वेट 120 kg है, सो बी इट, मैं इस महीने के एंड तक
119 या 118 kg तक पहुंचूंगा, बस उसके आगे का मैं 1 महीने के बाद सोचूंगा। वो मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो मेरा जो खुद का वर्जन है हु एग्जिस्ट 1 मंथ लेटर, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मुझे इस महीने में क्या करना है, अगर मुझे 1 kg वज़न कम करना है, ठीक है, मैं हर दिन के लिए एक चेकलिस्ट बनाऊंगा। अपना कैलोरी गोल टिक मार्क, कैलोरी डेफिसिट डन। नंबर 2 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स टिक मार्क। मसल बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, एक स्टिमुलस, वेट ट्रेनिंग और प्रोग्रेसिव ओवरलोड टिक मार्क। बस अगर मैं ये 3 चीज़ें करूँगा तो ओवर टाइम हर दिन ये चीज़ें करने की वजह से महीने के एंड तक मुझे अपना डिज़ायर्ड आउटकम मिलेगा। और फिर आगे क्या होगा वो अभी नहीं सोचने का, वो बाद में। ऐसे करते करते आई होप ही लूजेस वेट। उसको ये बात से बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिला और उसकी जो डीमोटिवेटेड स्टेट थी उससे उसको मदद हुई। सो अगर आप अभी 100 kgs हो, 130 kgs हो, तो गेस व्हाट, 130 kgs से 129 kgs प्रोग्रेस है। उसे प्रोग्रेस ही समझना। इट इज़ एज गुड एज गोइंग फ्रॉम 10% बॉडी फैट टू 9% बॉडी फैट। जो चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है वो एग्जैक्टली सेम है। सो डीमोटिवेट मत होना। एट द एंड ऑफ द डे वो एक स्टेप है टूवर्ड्स योर गोल। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. एक और। Not done yet. One more. Yeah. 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 Not done yet. Yeah. तो इस रिकॉम्पोजिशन जर्नी का गोल एग्जैक्टली क्या है? मुझे लोगों को ये दिखाना है कि अगर आप जिम के बाहर सारे वेरिएबल्स हर रोज़ ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो आपको अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन में किस टाइप के चेंजेस नज़र आएंगे। जिम के बाहर जो भी चीज़ें हैं उससे मेरा मतलब है A न्यूट्रिशन और B स्लीप। न्यूट्रिशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ मैंने इस रिकॉम्पोजिशन जर्नी में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और मैं कहूँगा कि मेरा अप्रोच व्हेन इट कम्स टू लुकिंग एट न्यूट्रिशन वो इस बार पिछले प्रेप से थोड़ा सा अलग है। और ये अप्रोच अलग होने की वजह से इस बार ये रिकॉम्पोजिशन जर्नी बहुत ही आसान और बहुत ही सीमलेस जा रही है। पिछले साल के प्रेप में वो जो भी फ़ोटोशूट प्रेप थी वो एक ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग प्रेप थी। उससे मेरा मतलब है मैं हर दिन अपना डेली मिनिमम फैट इनटेक हिट करता था जो रफली 50 ग्राम्स के आसपास आता था। अपना प्रोटीन गोल हिट करता था जो था 2 टाइम्स माय बॉडी वेट और मैं बचे हुए सारे कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू भर देता। और ये जो भी टोटल कैलोरी इनटेक था उसे मैं 5 इवनली स्प्रेड आउट मील्स के थ्रू कंज्यूम कर रहा था।
इससे क्या हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट इनटेक इतना ज़्यादा होने की वजह से और मील्स इतने स्प्रेड आउट होने की वजह से वो जो भी फैट लॉस जर्नी थी वो ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल हो गई। मैं सुबह ट्रेनिंग के पहले या ट्रेनिंग के जस्ट बाद एक छोटा सा मील कंज्यूम करता था, उससे मेरा ब्लड शुगर स्पाइक होता था। फिर 3 घंटों के बाद वो क्रैश आता था, मुझे वापस भूख लगती थी, और ये जो भी साइकिल है, ये जो भी ब्लड शुगर का रोलर कोस्टर है, वो पूरा दिन चलता गया। इससे एक छोटा मील कंज्यूम करने के बाद मेरे दिमाग में काम नहीं था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं था, सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे अगला मील कब खाने को मिलेगा। ये पूरी प्रेप इतना फूड ओरिएंटेड स्टेट में बिताने की वजह से मुझे बहुत सारे क्रेविंग्स आए और ये फैट लॉस जर्नी ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल हुई। इस साल मेरा अप्रोच बहुत अलग है। मैं पूरे दिन में 2 बड़े मील्स कंज्यूम कर रहा हूँ। इससे एक बड़ा मील 12 बजे करने के बाद मैं अगले मील के बारे में इतना सोचता नहीं, दिन भर मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ और रात को सोने से पहले मैं एक मील कंज्यूम करके पीसफुली सो जाता हूँ। सेकेंडली, मेरे जो भी कैलोरीज है वो इस बार रिकॉम्पोजिशन जर्नी में हर एक कैलोरी एक बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस सोर्स से आ रहा है। मैं अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स से कैलोरीज भरने के जगह ऐसे न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स चूज कर रहा हूँ जिनसे मेरे बॉडी को बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले। इससे आई थिंक ये जर्नी ज़रूरत से ज़्यादा आसान जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा एग योक्स, बहुत ज़्यादा दाल, बहुत ज़्यादा डेयरी, ऐसे फूड चूज़ कर रहा हूँ जिनसे मुझे बहुत विटामिन और मिनरल्स मिल रहा है। एंड कंपैरेटिवली इस साल मेरा कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं है कि कार्ब्स की वजह से फैट लॉस होता है, कार्ब्स डेविल नहीं है, कार्ब्स इविल नहीं है। इट्स जस्ट दैट क्रेविंग्स को दूर भगाने के लिए और मेरे एनर्जी लेवल्स और मेरे ब्लड शुगर लेवल्स सस्टेन रखने के लिए मुझे ये अप्रोच थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आ रहा है। मेरी अभी जो बॉडी कॉम्पोजिशन है और जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो मैं कहूँगा प्रेप के 8 या 9 हफ्ते करने के बाद हम जहाँ पर पिछले साल पहुँचे थे वो कंडीशन मेरी आ जाए। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इट डजंट इवन फील लाइक आई एम डाइटिंग। सो ये एक्सपेरिमेंट सो फार बहुत अच्छा जा रहा है और हर एक ट्रेनिंग सेशन में हमें प्रोग्रेस दिख रहा है। Not done yet. आज के पुश सेशन में हमारा जो यूजुअल चेस्ट का फॉर्मूला रहता है, एक प्रेस और एक फ्लाई, वो करने की जगह मैंने आज सोचा यार मुझे चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करना है और मुझे ये पता है कि हर मसल ग्रुप के लिए उस दिन पे मुझे 4 सेट्स हिट करने हैं। तो आज मैंने चेस्ट के लिए सिर्फ एक मूवमेंट लगाई, शोल्डर्स के लिए एक मूवमेंट लगाई और ट्राइसेप्स के लिए एक मूवमेंट लगाई। ये करने की वजह से मेरा फोकस बहुत ही ज्यादा लॉक्ड इन था क्योंकि मुझे 6 अलग अलग एक्सरसाइजेस नहीं लगाने थे। आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए मेरे पास 3 एक्सरसाइजेस पे ऑल आउट जाने का मौका था और हमने वो मौका पूरी तरीके से ले लिया है। एक बहुत ही 10 आउट ऑफ 10 पुश डे के बाद ये न्यूट्रिशियस मील मेरे लिए हेवन है। मील की बात की तो ये है 6 पूरे अंडों की भुर्जी, आधा किलो दही जिसके अंदर मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन डालूंगा। अब यार मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रीक योगर्ट्स मिलते हैं पर ऑनेस्टली इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली देखा तो वो अफोर्डेबल नहीं है। हर रोज मैं आधा किलो ग्रीक योगर्ट नहीं खा सकता, मेरे सारे लाइफ सेविंग्स उसी के ऊपर उड़ जाएंगे। इसीलिए ये मेरी ग्रीक योगर्ट बनाने की हैक है। मैं सादा दही लेता हूँ, 500 ग्राम का जो पैकेट आता है वो सस्ता पड़ता है, उस पैकेट को मैं इसके अंदर डालता हूँ, दही को ऐसे 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 अच्छे से बीट करता हूँ और फिर उसके अंदर इसे फ्लेवर देने के लिए 1 स्कूप वे प्रोटीन ऐड करता हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट फ्लेवर्ड वे है तो उसे प्लीज दही के अंदर मत डालना, टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। पर अगर आपके घर पे कोई फ्रूटी फ्लेवर है जैसे स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट, या मैंगो या बेरी, तो वो दही के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। दिस विल कम लेटर। हाँ, हम लोग भी फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं। इट इज गोइंग इन आवर वे। अच्छा अच्छा जा रहा है, सस्ता मिल रहा है। अभी यहाँ पर जो भी चल रहा है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, पर जल्दी ही पता चलेगा। टॉप सीक्रेट, ये सब देवराज के शवारमा के लिए। Bro, I should start, मेरे को ना फूड चैनल स्टार्ट करना है इसलिए नहीं। शवारमा इंडिया वर्सेस which is better? First video. You get lots of views, bro. Arabian Bites versus actual Arabian Bites. Arabian Bites का ओनर आके इसको ढूंढेगा। बुकिंग कंफर्म्ड। शवारमा कंफर्म। आज देवराज पंत ने जिंदगी में पहली बार कॉफ़ी मंगाई है। कॉफी टुडे हंगर हैज टेकन ओवर। वैसे कॉफी नहीं है, इट इज अ वेरी स्वीट नाइस। व्हाट इज दिस? कॉफ़ी बेस्ड ड्रिंक ही है ना, पर नहीं, इसमें कॉफी नहीं होता है। फ्रैपे में होती है ना। होता है क्या? कैफीन है ना, एपेटाइट सप्रेस होगा। प्री-वर्कआउट लेना। आर्यन गया है वॉशरूम और देवराज को ठंडी लग रही है, इसीलिए वो बाहर बैठा है। यहाँ पर एसी सीधा सर के ऊपर से आता है तो ठंडी लगती है। क्या हुआ? हो गया ब्रो, मेल काम। घर जा रहा है? तो गाइस, कल रात को मेरा मसल ब्लेज टीम के साथ एक कॉल हुआ और हाई चांसेस है कि हमें कल सुबह दिल्ली के लिए एक शूट के लिए निकलना पड़ेगा। आई नो कि मैंने रील्स में और कैजुअली यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ये बोला था कि मुझे अब अगले कुछ महीनों के लिए किधर भी ट्रैवल नहीं करना है, और ये बात पार्शली ट्रू है। इस साल इस जॉब की वजह से हमें अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। हमने इस साल 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स किए, इसीलिए वो जो भी ट्रैवलिंग का कीड़ा था वो समवॉट सेटिस्फाई हो गया। और जापान से वापस आने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि अगले कुछ हफ्ते मुझे घर पे ही बिताने हैं, अपने ट्रेनिंग पे अच्छे से ध्यान देना है और डाइटिंग अच्छे से करनी है। ट्रेनिंग का सीन ट्रैवल करते वक्त थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। यस, आप वहाँ पर जिम्स ढूंढ के ट्रेनिंग सेशंस लगा सकते हो, पर घर पे आपकी जो रूटीन टाइप की ट्रेनिंग होती है वो ट्रैवलिंग वाले वर्कआउट से थोड़ी सी अलग होती है। ऑफ कोर्स हम वहाँ पर इंटेंसिटी फुल ऑन देते हैं, और डे आफ्टर डे अच्छे से प्रोग्रेस बनाने के लिए आई बिलीव मोमेंटम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो भी दिल्ली के मसल ब्लेज शूट्स होते हैं वो फॉर्चुनेटली ज्यादा लंबे नहीं होते। फ्लाइट भी सिर्फ 2 घंटे की होती है। क्या यार, मैक्स टू मैक्स हम जाएंगे, 2-3 दिनों में वापस घर आएंगे। और दिल्ली में हम ट्रेनिंग कभी स्किप नहीं करते, क्योंकि अगर शूट को देखा तो वो हमारे दिन के 7-8 घंटे ले लेता है। और हम ब्रेकफास्ट बुफे लगने के पहले हर सुबह ट्रेनिंग करके ब्रेकफास्ट करके फिर शूट के लिए निकल सकते हैं। पर ये शूट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्मेशन हमें मोस्टली आज रात तक मिल जाएगा। देखते हैं क्या होगा। सिनेमा। मैं ऑन द वे गाड़ी चला रहा हूँ, जिम आ रहा हूँ, और फिर मुझे नील का फ़ोन आता है। बोलता है कि तू बहुत स्लीपी लग रहा है। तूने कब देखा मुझे? वो देवराज और आर्यन अभी जिम से वापस आ रहे थे, अभी अभी सनराइज़ हुआ है। वो लोग हर सुबह 6-6:30 बजे जाते हैं, और विंटर में सनराइज़ इतना लेट होने की वजह से जब वो वापस आते हैं तब उनको सनराइज़ दिखता है। काफ़ी कूल है। और फिर नील ने पूछा तू सोया नहीं क्या? मैंने बोला नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से सोया, पर ये जो बाल है ना, ये जितने लंबे होते जाते हैं उतना लोगों को लगने लगता है कि मैं ठीक से सोया नहीं। ये सेम अगर मेरे बाल छोटे होते तो मैं एकदम फ्रेश टकाटक लगता। इसका मतलब हेयर कट का टाइम आ गया है, क्योंकि अब ये कुछ 1-2 बाल मुझे वहाँ शैडो में दिख रहा है, वो नीचे बैठ नहीं रहा है। तो अब सब समीर सर, प्रशांत सर, सारे ट्रेनर्स भी पूछने वाले हैं ठीक से सोया नहीं क्या। पर टॉकिंग अबाउट स्लीप, विंटर में जो नींद आती है, हाँ, एक नंबर। और मैं विंटर में भी फ़ैन लगाता हूँ। मैं 3 के ऊपर फ़ैन लगाता हूँ और बहुत हैवी ब्लैंकेट्स लेता हूँ, और उन ब्लैंकेट्स के अंदर खुद को ऐसे सबमर्ज करता हूँ, फिर बेस्ट नींद आती है। सो मैंने 4 साल पहले एक फ़ोटो पोस्ट किया था जो मुझे क्लियरली याद है, ये वाला। आई एम श्योर मेरी ओजी व्यूअर्स को याद होगा, पर मैं भी ओजी व्यूअर था। आपको ये बात पता नहीं होगी कि इस पोस्ट के नीचे एक लड़की ने कमेंट किया था, वेयर डू यू स्टे इन पुणे। भाई को मेरा लोकेशन चाहिए था। अब मेरे सामने खड़ा है। और किसी ने कमेंट भी किया, शाउट आउट टू अक्षय, टेबल्स टर्न्ड। क्या बात है, आ गया है। क्या खाया? चाय बिस्किट? हाँ, चाय बिस्किट ब्रो। कौन सा बिस्किट? मारी बिस्किट। मारी बिस्किट। आज का प्री वर्कआउट? यस, मसल ब्लेज प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम, यूज कोड साकेत 30। क्या लगता है अवधूत? कुछ तो चालू है इसका, है ना? हाँ। ऑल ऑफ अ सडन कैसे ना?
8 महीने पहले मोतीचूर लड्डू खा रहा था, अब ऐसे। मैंने गली में आया भाई। मेरी बहन दिल्ली से आई ना, वहाँ का ओजी रहता है लड्डू, पुणे में नहीं मिलता। Fallen one too many times, feeling like it never ends, back again, square one. Try to leave myself behind, looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save us, so don't try, 'cause this time you crossed the line. Didn't think I'd go this far, but here we are, the end. Now you're just a lesson learned, a slowly fading memory, so I can breathe again. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. आप सबको पता ही होगा कि मैं कॉफ़ी का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और कॉफ़ी बीन्स रिलेटेड आजकल मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये स्टारबक्स की जो डार्क रोस्ट कॉफ़ी है, ये अब तक की मेरी फेवरेट कॉफ़ी है। ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, मैं बस इसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, इसीलिए आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कॉफ़ी इतनी अच्छी है और स्लाइटली महंगी भी है, इसीलिए जो यूजुअल कॉफ़ी का कप बनाने के लिए रिकमेंडेशन होता है, उससे मैं कम कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये पैकेट थोड़ा सा ज़्यादा चले। यूजुअली एक कप कॉफी बनाने के लिए 10 ग्राम ग्राउंड कॉफी पाउडर इस्तेमाल करना एडवाइजेबल होता है, पर यार ये जब खत्म होगा तब मेरे दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। आई नो कि मैं वापस जाके परचेज कर सकता हूँ, पर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लग्जरी है एंड आई वांट टू कीप इट दैट वे। इसीलिए मैं इसे एकदम अच्छे से चेरिश करते करते स्लोली इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं हर कप बनाने के लिए 5 ग्राम कॉफी पाउडर इस्तेमाल करता हूँ। इससे ये पैकेट थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट इनक्रेडिबल। स्टारबक्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे स्पॉन्सर करो। अगर स्टारबक्स ने हाँ बोल दिया तो आई थिंक ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट कोलैबोरेशन होगा। परफेक्ट अरोमा है इसका। लेग्स की कंडीशन, और अब यहाँ पर एब वेन्स भी विजिबल हो गया। हम डेफिनेटली सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पे है, ये देखो क्रेजी। एक बहुत ही इजी 6 किलोमीटर रन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे स्टेप्स 10,000 तक है और आधा दिन खत्म भी नहीं हुआ है। आज उनमें से एक दिन होगा जहां पर हमारे टोटल स्टेप्स 19 या 20,000 तक जाएंगे, सिंपली बिकॉज रात को काम खत्म होने के बाद मैं स्क्रीन से एक ब्रेक लेने के लिए नीचे अपने सोसाइटी पे एक पीसफुल वॉक पे जाता हूँ। तो आज एक काफी अच्छा दिन होने वाला है, विच मीन्स हम कल सुबह आज से भी ज्यादा लीन उठेंगे। सेकेंडली, मुझे ना विंटर्स आजकल कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगे हैं। समर में इस टाइम पे चलना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है क्योंकि बाहर गर्मी इतनी होती है और सूरज की जो इंटेंसिटी होती है वो स्किन पे चुभती है। पर विंटर में पूरा आसमान क्लियर होता है, यस सूरज होता है, पर टेम्परेचर थोड़ा लो होने की वजह से पूरा का पूरा रनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है। एनर्जी लेवल्स बढ़िया है, फीलिंग अमेजिंग। आज का पहला मील 6 पूरे अंडों की भुर्जी। आज हमारे पहले मील के लिए मैं सिर्फ इतना खाऊंगा क्योंकि मुझे रात को एक स्लाइटली हैवी कैलोरी मील करना है। इस मील की हर एक बाइट मैं चेरिश करने वाला हूँ। एक नंबर। ऑल्सो जिम इतना जल्दी जाने की वजह से हम जब वापस घर आए
तब सिर्फ 8:45 8:50 बज गए थे। मैं हर दिन काम 10 बजे शुरू करता हूँ। जो भी ऑफिस लोग जाते हैं उनके लिए 9 to 5 एक यूजुअल वर्किंग पीरियड होता है। मेरा वर्किंग पीरियड 10 to 6 है और ये जो टाइमलाइन है ये मैंने स्ट्रिक्टली खुद के लिए सेट किया। इसीलिए आज काम शुरू करने के पहले हमारा ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया, हमारा एक बहुत अच्छा रन खत्म हो गया। अब हम खुद को फ्यूल करके पूरा दिन काम करने के लिए बैठ पाएंगे। जॉ लाइन फ्लिकरिंग खूप जास्त होत आहे पण हो म्हणजे काफ़ी डरावनी चीज़ हुई अभी अभी। मैं यहाँ पर अपने रूम में एडिटिंग कर रहा था, ये जो लाइट है उसने फ्लिकर करना चालू किया और मेरा जो यूपीएस है, जो वाईफाई मेरे लैपटॉप सबसे कनेक्टेड है, उससे बीप 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 ऐसे आवाज़ आने लगा। फिर मैंने इंस्टेंटली दरवाज़ा खोला, पूरे घर के सारे लाइट्स ऐसे ऐसे फ्लिकर कर रहा है और फिर हमें इंस्टेंटली पता चला कि कुछ ना कुछ वोल्टेज का प्रॉब्लम है। मैं भागा, मैंने सबसे पहले ये मेन स्विच बंद किया क्योंकि वो मेन स्विच बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस से कनेक्टेड था। सबसे पहले मेरा लैपटॉप, सबसे 2 मेरा कैमरा क्योंकि ये चार्ज हो रहा था और 3 मेरा फ़ोन। अगर इस वोल्टेज इशू की वजह से तीनों के तीनों डिवाइसेस उड़ जाते, यूट्यूब वीडियोस, रील्स सब बंद। फिर हम भागते हुए गए, हमने टीवी बंद किया, माइक्रोवेव बंद किया, फ्रिज बंद किया। फिर पूरे बिल्डिंग में कुछ ना कुछ आवाज़ सुनाई दिया। फिर मैंने जल्दी से नील को फ़ोन किया क्योंकि वो सेम सोसाइटी में रहता है। उसने बोला कि उसके बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके सारे अप्लायंसेस और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से चल रहे हैं। फिर हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे बिल्डिंग में है। पूरे घर में अंधेरा किया, पापा नीचे गए देखने के लिए कि इलेक्ट्रिकल रूम में कुछ आग वाग तो नहीं लगी है। फॉर्चुनेटली सब कुछ अच्छा है, पर यार इन मोमेंट से कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे कंट्रोल के बाहर कितनी सारी चीजें हैं एंड यार अल्टीमेटली ये जो भी चीज है वो ऊपर वाला ही देखता है। तो हाँ, अभी ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद ग्रेटफुल लग रहा है। सेकेंडली चेक दिस आउट, ये ऑफ कोर्स हमारा एडिटिंग सेटअप है, पर बाहर देखो ऑलरेडी अंधेरा हो गया और इतना सारा काम करने की वजह से मेरी आंखें अब थोड़े से दर्द कर रहे हैं। तो अब लैपटॉप से हम एक ब्रेक ले लेते हैं और नीचे वॉक के लिए जाते हैं। Sorry, 9:30 to 1:30. So gym in the morning, and 9:30 to 1:30 work. Then free then we go for lunch or something. आर्यन मेरे बर्थडे के प्लान्स डिसाइड कर रहा है। Yeah. मेरे बिना हाई कार्ब डे। हाई कार्ब डे, हाँ वो रीफीड डे ऑलरेडी प्लान हो चुका है। Yeah. अरे dude, we इसको decided. पिज्जा खाना है, Not only pizza, bro, even sushi. सुशी एंड पिज्जा। पिज्जा। Dessert followed up with dessert. मेरे अंडे वहाँ पर कुक हो रहे हैं। डेजर्ट हमेशा दही होता है, तो मैं गया, मुझे 2 दही के बॉक्सेस दिखे, ठीक है खा लेते हैं इससे। क्लासिक मराठी फैमिली, रगड़े से लाडू। It's an egg sandwich. बाय। थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए हम खाए बिना पहले 3rd वेव में जाके बैठ के वहां पर काम कंप्लीट करेंगे। पर इन केस मुझे वहां पर भूख लगती है, मैंने ये टिफिन कैरी किया जिसमें 6 अंडों की भुर्जी एज यूजुअल है, ये 2 लीटर की पानी की बोतल और बैग के अंदर एक और 2 लीटर की पानी की बोतल, तो 4 लीटर इन टोटल पानी और एक मील। इससे हमारा आराम से 6 बजे तक काम चल जाएगा। तो याद है मैंने वो टिफिन कैरी किया था, एकदम ब्रेक में हम मील करेंगे, चम्मच लाना भूल गया। अब आर्यन ऑन द वे है, उसने गाड़ी यूटर्न किया है, वो घर जाके हमारे लिए चम्मच लेके आएगा, फिर हम यहाँ पर बैठ के खाएंगे। आर्यन मेरा चम्मच लाया, थैंक यू। ऑर्गेनिक अंडा भुर्जी। एक और दिन पूरा हुआ जहाँ पर हमने 22,099 स्टेप्स कंप्लीट किया है। आजकल ना ये जो भी पिछला 1 हफ्ता गया है वो एक फैट लॉस और रिकॉम्पोजिशन जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही अच्छा गया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मोमेंटम आया है। अभी हम पिछले 6 हफ्तों के लिए ये रिकॉम्पोजिशन जर्नी फॉलो कर रहा है और इन पिछले 2 हफ्तों में इतना सारा मोमेंटम मिलने की वजह से मुझे अपने फैट लॉस में सबसे अच्छे रिजल्ट्स दिखे। यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी फैट लॉस फेज शुरू करते वक्त पहले 2 हफ्ते सबसे ज्यादा मुश्किल रहते हैं क्योंकि वो फैट लॉस फेज शुरू करने के पहले आपकी बॉडी जंक फूड, एक्स्ट्रा कैलोरीज, इन सारे चीजों से काफी यूज टू होती है और वो जो स्टेट होती है वो आपके बॉडी का होम्योस्टेसिस होता है। वो स्टेट आपके बॉडी के लिए नॉर्मल होता है और जब आप उस स्टेट से हटके खुद के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डालते हो और एक डेफिसिट में खाते हो तो वो चेंज और उस चेंज से अडेप्ट करने के लिए आपके बॉडी को थोड़ा सा समय लगता है। इसीलिए उन स्टार्टिंग के 1-2 हफ्तों में बहुत सारा रेजिस्टेंस आ जाता है, डाइट पे स्टिक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं, हंगर ये सेंसेशन आने के बाद हम आउट ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्ड करके कुछ खाने लगते हैं। पर एज टाइम गोज बाय ये जो स्टेट है ये बॉडी के लिए नॉर्मल बनती जाती है। सो हाँ, एक और बढ़िया दिन, 22,000 स्टेप्स। अभी रात के 10 बज गए हैं और हम हमारा डिनर करने वाले हैं जो एक बड़ा 1000 कैलोरी मील होगा। आधा किलो आलू की सब्जी, 6 पूरे अंडों की भुर्जी और मैं सोच रहा हूँ डेजर्ट के लिए आइदर दही और वे या ओट्स और वे, इन दोनों में से एक। ऑल्सो द रीजन कि आज हमारे इतने ज्यादा स्टेप्स इतने आसानी से हुए इज बिकॉज मेहर कुछ हफ्तों के लिए वापस इंडिया आई है। 2021 ओजी डेली व्लॉग्स, मैं, नील और मेहर लॉकडाउन में हर दिन नीचे चलते थे, एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। सो काफी अच्छा लगा मिलके। मैं मेहर को 1.5 सालों के लिए नहीं मिला हूँ एंड इट फेल्ट रियली गुड। ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि कुछ बदला नहीं है एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। इवन दो दोनों के लाइव्स में अलग अलग चीजें हुई है एंड इवन दो हम इतना इंटरनेट के थ्रू या वीडियो कॉल्स के थ्रू कनेक्टेड नहीं थे, अंदर अच्छा लगा कि वो फ्रेंडशिप वाला कंपोनेंट अभी भी सेम है। हाँ, गुड नाइट और मिलते हैं अगले वीडियो में।